तो आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 5 का एपिसोड 13। एंड यहाँ एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते कि पहले के एपिसोड में क्या क्या हुआ था। तो हमने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि संजय वू ने ट्रैक और फील्ड क्लब को ज्वाइन कर लिया है और जो मिस्टर वू है वो संजय वू से मिलने के लिए स्कूल के अंदर भी आते हैं। एंड जब स्कूल की छुट्टी होती है तब भी वो संजय वू से मिलते हैं और कहते हैं कि मिस्टर संग ये आप ही हो ना। एंड अब इसके आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस टाइम का जब मिस्टर वू संग से बात करते हैं और जो मिस्टर वू होते हैं वो संग को थैंक यू कहते हैं उसके टाइम देने के लिए। संजय वू यहाँ मिस्टर वू को ये कहता है कि आपको बस यही पूछना था। मिस्टर वू यहाँ संग से ड्राइंग लेते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे बस इतना ही पूछना था और मैंने तुम्हारे टीचर से बात कर ली है इसलिए तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये सुन के संग यहाँ मिस्टर वू को ये कहता है कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं इस मॉन्स्टर की ड्राइंग को ले सकता हूँ। मिस्टर वू यहाँ संग को बीरो की ड्राइंग को दे देते हैं। एंड यहाँ उनके साथ एक इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से उनकी जो सारी पुरानी मेमोरी होती है वो उनके पास आ जाती है। यानी कि मिस्टर वू को फ्लैशबैक आने लगते हैं उनकी पुरानी मेमोरी के। एंड इस जगह मिस्टर वू को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि इस जगह में क्या हो रहा है। मिस्टर वू इस जगह में ये कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। एंड यहाँ मिस्टर वू को संजय वू की लास्ट मीटिंग याद आती है जहाँ उन्हें संजय वू से ये पूछा था कि क्या तुम उनसे अकेले रहने का प्लान कर रहे हो। संग यहाँ कहता है कि हाँ क्योंकि जो हाई बिंग की मेमोरी होती है वो टाइम फ्लो से इफेक्ट नहीं होती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ मिस्टर वू संग से ये कहते हैं कि तुम्हें कितना टाइम लगा है डिमेंशन रैप में मोनार्क से फाइट करने में। इसके बाद मिस्टर पार्क मनी मन कहते हैं कि रिकॉर्ड के हिसाब से जो मिस्टर संग है वो 2 साल के लिए गायब थे लेकिन ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है कि इतने कम टाइम में ये सारे मोनार्क को हरा दे। संग यहाँ मिस्टर वू को ये बताता है कि मुझे उस जगह में 27 साल हुए हैं। ये सुन के यहाँ मिस्टर वू बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और यहाँ संग से ये पूछते हैं कि तुम्हें इस चीज को लेके कोई भी रिग्रेट है। संग यहाँ मिस्टर वू को ये कहता है कि मुझे कितने बार भी ये डिसाइड करना पड़े मैं हर बार इसी को चुनूंगा। ये सुन के मिस्टर वू संग को ये कहते हैं कि देखने से ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को अभी एंजॉय कर रहे हो। संग यहाँ स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और इस बात को छोड़कर मुझे बार बार अपने शरीर का जो रूप है उसे बदलना पड़ता है क्योंकि जो मेरी एज है वो अभी इंक्रीज नहीं होती है। मिस्टर वू यहाँ संग को देख के मनी मन कहते हैं कि अमलता की पावर ने मिस्टर संग को एक गॉड के लेवल में पहुंचा दिया है और इतनी सारी पावर होने के बाद भी वो एक नॉर्मल इंसान जैसा जी रहे हैं। इसके बाद मिस्टर वू संग को ये कहते हैं कि तुमने ये सोचा है कि तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। संग ये सुन के ये कहता है कि मैंने अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। ये सुन के मिस्टर वू संग को ये कहते हैं कि क्यों नहीं फिर तुम हमें ज्वाइन कर लो। संग यहाँ मिस्टर वू को ये कहता है कि आपका मतलब है पुलिस को ज्वाइन करना। मिस्टर वू यहाँ संग को ये कहते हैं कि हाँ आपने एकदम सही कहा और हाल ही में बहुत ज्यादा अपराधी पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं। एंड वो लोग अपनी जान को लेके यहाँ डरे हुए थे क्योंकि जो आपके शैडो सोल्जर है उन्हें उन्हें डराया। संग यहाँ मिस्टर वू को ये कहता है कि अगर मैंने पुलिस को ज्वाइन कर लिया तो पुलिस के पास कुछ भी करने के लिए नहीं होगा। ये सुन के मिस्टर वू संग को ये कहते हैं कि ये वही दुनिया जिसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। संग यहाँ स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे इसके बारे में सोचने दो। मिस्टर वू यहाँ संग को ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे आंसर का इंतजार करूंगा। संग यहाँ से जाते हुए मिस्टर वू को कहता है कि मत करना, मैं ये जानता हूँ कि आप अच्छे से ज्यादा काम कर लेते हैं और आपको सैलरी के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता है। इसके बाद यहाँ से सीन सेट होता है हमें यूएस के एक डेजर्ट में ले जाया जाता है और यहाँ हमें राइटर ये बताता है कि जो टाइम है वो पास हो गया और ये जो दिन था वो अप्रैल का था एंड जो मई है वो भी एकदम कॉर्नर में था। उस दिन अचानक से कुछ अपेयर हो गया और यहाँ हमें देखते कि एक पर्सन यहाँ बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है एंड यहाँ किसी को कॉल करके ये कहता है कि हेलो मैं एक ट्रेवलर हूँ जो डेजर्ट को क्रॉस कर रहा है। यहाँ फीमेल एम्प्लॉय उसे ये कहती है कि आपने इमरजेंसी सेंटर में कॉल किया है क्या जहाँ आप उस जगह में एक्सीडेंट हुआ है। वो पर्सन ये कहता है कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। ये सुन के ये फीमेल एम्प्लॉय उससे ये पूछती है कि सर आपकी इमरजेंसी क्या है। यहाँ हमें देखते कि इस पर्सन को यहाँ ढेर सारा पसीना आ रहा होता है एंड ये पर्सन ये कहता है कि मैंने कॉल इसलिए नहीं किया है कि मैं मुसीबत में हूँ, मैंने कॉल इसलिए किया है कि मैंने जो देखा है मैं उसे रिपोर्ट करना चाहता हूँ। ये सुन की फीमेल एम्प्लॉय ये कहती है कि जो तुम्हारी सिचुएशन है वो एकदम गंभीर है, क्या हम तुम्हारी मदद के लिए किसी को भेजें। ये सुन के वो पर्सन ये कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि इसे गंभीर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए और यहाँ सच सच बताऊं तो मुझे ये नहीं पता कि मैं इसे एक्सप्लेन कैसे करूँ। ये सुन के यहाँ फीमेल एम्प्लॉय यहाँ हैरान होते हुए कहती है कि सर आपको ये डिस्क्राइब करना होगा कि उस जगह में क्या हो रहा है ताकि हम उसी हिसाब से रिस्पॉन्स कर सके। यहाँ ये पर्सन ये बताता है कि इस जगह में एक चीज ब्रेक हो रही है और उसमें ढेर सारे क्रैक भी आ रहे हैं। ये सुन की फीमेल एम्प्लॉय मनी मन कहती है कि डेजर्ट के अंदर बिल्डिंग है जो क्रैक हो रही है। इसके बाद ये फीमेल एम्प्लॉय उसे ये कहती है कि सर आप उस जगह में एग्जैक्टली क्या क्रैक होते हुए देख रहे हो। ये पर्सन ऊपर देखते हुए ये बताता है कि जो आसमान है वो क्रैक हो रहा है। इसके बाद यहाँ से इंसिडेंट होता है हमें संघ के घर में ले जाया जाता है और यहाँ हमें देखते कि एग्री संघ को ये कहता है कि मेरे किंग जो 24 का प्रॉब्लम है उसे आपको एक अलग तरीके से करना चाहिए। लेकिन यहाँ हमें देखते कि संघ यहाँ अचानक से किसी से इसको सेंस करता है और यहाँ खाते हुए मनी मन कहता है कि ये जो फीलिंग है वो क्या है। इसके बाद यहाँ से इंसिडेंट होता है हमें
एक कैफे में ले जाया जाता है और यहाँ हमें देखते कि जो रूरल का एनवी होता है वो संग के सामने बैठा हुआ होता है। एंड यहाँ संग को कहता है कि शैडो बनाकर आज से मिले, वो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। संग यहाँ सीधा रूरल के एनवी को ये कहता है कि क्या इसके लिए रूरल जिम्मेदार है। ये सुन के यहाँ रूरल का एनवी करवाते हुए कहता है कि हम लोगों ने ये नहीं किया है और आप ये जानते हो कि जो हमारा ट्रेवल करने के तरीके है वो एकदम अलग है। ये सुन के संग ये कहता है कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि किस तरह का बीइंग अर्थ को अप्रोच कर रहा है। एनवी यहाँ संग को ये बताता है कि वो लोग आउटसाइडर है, उन लोगों ने हमारे वर्ल्ड को पहले भी विजिट किया है एंड मुझे ये विश्वास है कि जो एमिली आर्मी थी वो उन्हें सेज कर रही थी, इसलिए उन्होंने अपने रास्ते को बदल लिया। संग ये सुनने के बाद एनवी से ये पूछता है कि वो लोग इस जगह में क्यों आ रहे हैं। फिर एनवी संग को ये बताता है कि वो लोग जायंट की ट्राइब है और वो लोग रॉक और प्लैंट को कंज्यूम करके सर्वाइव करते हैं और ये जो बीइंग है इनके वर्ल्ड में इन्हें टाइटन बोला जाता है। एंड ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि वो अर्थ में क्यों आ रहे हैं। ये सुन के संग ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो लोग हमारे फ्रेंड नहीं है। रूरल का एनवी संग को ये बताता है कि वो लोग हमारे फ्रेंड नहीं है। संग इस जगह में ये कहता है कि क्या कवर रिक्रिएशन को यूज करने से पहले ऐसा कुछ हुआ है क्या। रूरल का एनवी संग को कहता है कि तुम एकदम करेक्ट हो और वो हमारे वर्ल्ड में जब आए थे जब तुमने कवर रिक्रिएशन का यूज नहीं किया था एंड अब ऐसा लगता है कि वो कभी भी नहीं हुआ है। ये सुन के संग ये कहता है कि शुरुआत में वो लोग तुम्हारे वर्ल्ड को टारगेट करने वाले थे लेकिन अब वो लोग अपने रास्ते को बदल के अर्थ की तरफ आ रहे हैं। रूरल का एनवी कहता है कि आपने एकदम सही कहा। ये सुन के संग ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि उनका यहाँ आने का रीजन मैं हूँ। रूरल का एनवी यहाँ सीरियस होते हुए कहता है कि उन लोगों ने तुम्हारे इनक्रेडिबल पावर को ट्रेस करके तुम्हें फॉलो किया और कम से कम जो रूलर्स है उनका यही मानना है एंड जो रूलर्स है उन्होंने अपनी आर्मी को भी तैनात कर दिया है। संग ये सुन के ये कहता है कि नहीं, वो लोग इस जगह में टाइम में नहीं पहुंचेंगे। इसके बाद संग यहाँ मन ही मन कहता है कि अगर वो लोग अभी से गेट को क्रिएट करना चालू कर दे तब भी उन्हें गेट को कंप्लीट करने में 5 साल लग जाएंगे और जब तक वो लोग इस जगह में आएंगे यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका होगा। इसके बाद संग यहाँ ये कहता है कि जो टाइटन है मैं उन्हें खुद ही संभाल लूंगा। इसके बाद यहाँ से सेंसिटिव होता हमें यूएस के डेजर्ट में ले जाया जाता है और यहाँ हमें देखते हैं कि जो यूएस की आर्मी होती है वो इस जगह में आ जाती है एंड ये जो पूरे डेजर्ट का एरिया होता है उसे पूरी तरह से सील कर देती है और इस जगह में हर तरीके के लोगों को हायर करती है ये पता करने के लिए कि इस जगह में क्या हो रहा है। एंड यहाँ हमें देखते हैं कि एक साइंटिस्ट ये कहता है कि मैं इस जगह में एकदम सोल्व नहीं हूँ कि इस जगह में क्या हो रहा है। दूसरा साइंटिस्ट भी यहाँ ये कहता है कि मैं 30 साल से वेदर के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ लेकिन इसकी जैसी चीज मैंने आज तक नहीं देखी। ये सुन के यहाँ कैप्टन ये कहता है कि यहाँ चिंता मत करो और अगर कुछ बाहर निकल के अटैक करता है तो हम लोग उसे संभाल लेंगे। लेकिन यहाँ हमें देखते हैं कि जो ऑफिसर होता है वो यहाँ कुछ नोटिस करता है और यहाँ हमें देखते हैं कि जो टैंक और सारे लोग होते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं एंड ये संघ ने अपनी पावर का यूज करके किया होता है। और यहाँ संघ ये भी कहता है कि ये जो वेपन है वो टाइटन के ऊपर वर्क नहीं करेंगे। इसके बाद संघ यहाँ पीछे मुड़ के ये कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि जो स्टेज है वो सेट हो गया है। इसके बाद संघ आसमान की तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है कि मैं ये बता सकता हूँ कि जो हमारा दुश्मन है उसका जो धरती को निकलने का इरादा है वो एकदम पक्का है और मैं ये फील कर सकता हूँ कि वो आसपास से सांस ले रहे हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि संघ यहाँ अपने सारे टैगर को बाहर निकाल लेता है और यहाँ संघ ये भी कहता है कि तुम इस जगह में आ चुके तो तुम्हें फाइट करनी पड़ेगी। संघ यहाँ अपने टैगर को पकड़ते हुए ये भी कहता है कि मैं मोनार्क होने के साथ साथ एक हंटर भी हूँ। और दूसरे साइड संघ इन आर्मी और जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें एक सेफ जगह में भेज देता है। यहाँ जो आर्मी ऑफिसर होते हैं वो ये बोलते हैं कि इस जगह में क्या हो रहा है। आगे हमें देखते हैं कि ये जो क्रैक होते हैं आसमान में वो पूरी तरह से टूट जाते हैं एंड इसके अंदर से एक टाइटन की आर्मी निकलती है और जो टाइटन का बॉस होता है वो संघ के पास आ जाता है। संघ को यहाँ देख के बॉस ये कहता है कि ये क्या है। इसके बाद टाइटन का बॉस संघ को ये बोलता है कि तुम्हें सही में ये विश्वास है कि तुम अकेले टाइटन को रोक लोगे। संघ यहाँ एकदम बेडस तरीके से ये कहता है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं अकेला हूँ। इसके बाद हमें देखते हैं जो संघ की सारी शैडो होती है वो बाहर आ जाती है एंड जो पूरी जमीन होती है वो संघ की शैडो से बल जाती है और इस जगह में जो संघ के शैडो सोल्जर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और आज सबको ये पता ही होगा कि संघ ने ढेर सारे शैडो मोनार्क को डिफीट किया है लेकिन यहाँ संघ ने जो सारे शैडो मोनार्क की आर्मी है उनकी भी शैडो को एक्सट्रैक्ट किया है इसलिए इस जगह में बहुत ज्यादा शैडो आर्मी है। और यहाँ जैसे सारे शैडो आर्मी बाहर आ जाती है संघ उन्हें अटैक करने के लिए बोल देता है। इसके बाद यहाँ से सेंसिटिव तरह में व्हाइट हाउस में ले जाया जाता है और यहाँ जो यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं एंड मनी मनी ये सोच रहे होते हैं कि जो आसमान था वो शांत और साफ था लेकिन अचानक से उसमें क्रैक आने लगे और अब उस गेट से कुछ बाहर आ गया एंड जो अर्थ की हिस्ट्री है उसमें ये चीज पहले कभी भी नहीं हुई है। क्या ये जो क्राइसिस है इसे बिना पब्लिक को बताए ठीक किया जा सकता है? नहीं रुको, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो आसमान से आ रहे हैं हम उन्हें संभाल पाएंगे। इसके बाद प्रेसिडेंट कहीं जाते हुए बोलते हैं कि ये रेसन तुमने जो बोला है वो सच है। रेसन यहाँ बोलता है कि यस सर, जो अभी की सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है और मीटिंग रूम में पहुंचने के बाद मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। इसके बाद हमें देखते हैं कि ये लोग मीटिंग रूम में पहुंच जाते हैं। रेसन यहाँ संग की वीडियो दिखाते हुए बोलता है कि सबको इस जगह में ये वीडियो देखो, ये जो फुटेज है वो उस जगह की है और इसे ड्रोन से लिया गया है। ये देख के प्रेसिडेंट ये बोलते हैं कि ये है क्या। यहाँ एक मेंबर ये पूछता है
कि इस वीडियो के अंदर जो पर्सन खड़ा है वो कौन है। इसके साइड वाला पर्सन कहता है कि वो देखने से एक एशियन बॉय लग रहा है। प्रेसिडेंट यहाँ हैरिसन से ये पूछते कि ये बॉय कौन है और जो हमारे सोल्जर है वो कहाँ गए एंड इन मॉन्स्टर के सामने एक सिविलियंस क्यों खड़ा है। हैरिसन इस जगह में ये बताता है कि सर मैं भी इस क्वेश्चन के आंसर को जानना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ से इंस्टीट्यूट होता है, हमें संघ के पास ले आया जाता है और यहाँ हमें देखते हैं कि टस अपने फायर अटैक से इन टाइटन के ऊपर अटैक करता है एंड ये जो फायर अटैक होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इसकी वजह से इस जगह में एक बहुत बड़ा धमाका भी होता है और यहाँ हमें देखते हैं कि जो संघ की आर्मी होती है वो इन्हें इजीली ओवरपावर कर रही होती है। संघ भी यहाँ अपने डैगर का यूज करके इन टाइटन की गर्दन को काट डालता है। इसके बाद हमें देखते हैं कि जो संघ के आसपास के जो डैगर होते हैं संघ उनमें अपने डार्क माना को फ्यूज कर देता है जिससे उनकी जो साइज होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद संघ डायरेक्ट इन वेपन से अटैक करता है जिसकी वजह से यहाँ ढेर सारे टाइटन मारे जाते हैं। फिर सीधा जाके ये जो अटैक है वो टाइटन के बॉस को लगते हैं, लेकिन यहाँ हमें देखते हैं कि इसने अटैक को यहाँ ब्लॉक कर लिया होता है और कहता है कि तुम्हें सही में लगा कि इस तरह के अटैक मेरे ऊपर वर्क करेंगे। लेकिन यहाँ हमें देखते हैं संघ यहाँ जंप करके अपने हाथ में मानक को क्रिएट करता है और यहाँ हमें देखते हैं जो संघ का हाथ होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। संघ इसका यूज करके टाइटन के बॉस को जमीन में ही गाड़ देता है। इसके बाद संघ यहाँ नीचे आ जाता है और यहाँ हमें देखते हैं कि यहाँ धूल में से कोई निकल के आ रहा होता है एंड ये और कोई नहीं टाइटन का बॉस होता है जो संघ को ये कहता है कि मुझे ये नहीं पता था कि छोटे से रिमोट प्लेनेट के अंदर कि कोई स्किल फाइटर होगा, बट यहाँ फैक्ट ये है कि तुम माना से अपनी साइज को इंक्रीज करते हो अपनी पावर को मैक्सिमम करने के लिए। ये साबित करता है कि जो तुम्हारी स्पीसीज है वो कितनी पिछड़ी हुई है। और दूसरी साइड टाइटन है जो अपनी साइज को डिक्रीज करते हैं जब उन्हें अपनी फुल पावर का यूज करना हो। टाइटन का बॉस यहाँ हंसते हुए ये भी बोलता है कि ऑफ कोर्स जो बेस्ट वॉरियर है वो ही बस ऐसा कर सकते हैं जैसे मैं। अभी भी देर नहीं हुई है, तुम भीख मांग सकते हो माफी की, हम लोग जरूर तुम्हें दया करेंगे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि बिलियन अपनी स्वॉर्ड से इस टाइटन को पकड़ लेता है और सीधा शैडो ड्रैगन की साइड फेंक देता है एंड जो शैडो ड्रैगन होता है वो इसे चबा डालता है। इसके बाद बिलियन संघ के पास जाके बोलता है कि मेरे किंग मुझे माफ कर देना, आप उस टाइटन से बात कर रहे थे, मैं आप लोगों के बीच में आ गया। संघ कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सब बहुत ज्यादा एरोगेंट है, लगता है कि तुम्हें इन्हें एक स्पेशल लेसन सिखाना होगा। बिलियन कहता है कि प्लीज मेरे किंग ये चीज मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद यहाँ से इंस्टीट्यूट होता है, हमें यूएस की मीटिंग में ले आया जाता है। प्रेसिडेंट या हैरिसन से ये पूछते हैं कि तुमने इस बॉय को ढूंढ लिया और ये है कौन। इसके बाद प्रेसिडेंट मनी मन ये सोचते हैं कि इसने उन मॉन्स्टर को टॉय की तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। ये एकदम ऐसा है कि मैं कोई मूवी का सीन देख रहा हूँ, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये रियल लाइफ में भी हो सकता है। इसके बाद प्रेसिडेंट ये पूछता है कि सीआईए के पास कोई तरीका है उसकी पहचान को पता करने का। डेविड यहाँ ये बोलता है कि नॉर्मल तरीके से इसके बारे में पता करना मुश्किल है, तो क्यों नहीं हम अननॉर्मल तरीके का यूज करें उसे ट्रैक करने के लिए। प्रेसिडेंट यहाँ घबराते हुए कहते हैं कि तुम उसकी तो बात नहीं कर रहे हो। डेविड बोलता है कि क्या आप उस चीज को भूल गए हो और वहाँ कोई है जिसने हमें अननॉर्मल तरीके का यूज करके हमें सच्चाई दिखाई है। प्रेसिडेंट यहाँ घबराते हुए कहते हैं कि तुम उसकी बात कर रहे हो। डेविड कहता है कि हाँ मैं मिस लेनर की बात कर रहा हूँ और मैं एकदम श्योर हूँ कि वो हमेशा की तरह हमारे सवालों का जवाब दे देंगी। इसके बाद यहाँ से इंस्टीट्यूट होता है, हमें एक स्टेडियम में ले आया जाता है और यहाँ जो नेशनल ट्रैक और फील्ड क्लब का जो कॉम्पिटिशन होता है वो स्टार्ट होने वाला होता है एंड यहाँ संघ भी अपने सीनियर के साथ इस कॉम्पिटिशन में आया होता है। लेकिन यहाँ संघ किसी को देख के यहाँ बहुत ज्यादा हैरान होता है और यहाँ हमें देखते कि यहाँ किम जुल होता है। किम जुल को यहाँ एक पर्सन चिल्लाते हुए कहता है कि किम जुल तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, तैयार हो जाओ। किम जुल पीछे मुड़ के कहता है कि ठीक है। एंड यहाँ आप लोगों से ये सवाल है कि किम जुल है कौन। जो लोग ये जानते हैं कि किम जुल कौन है वो लोग कमेंट में बताओ। और ये जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म होता है एंड जो लोग वीडियो को आखिरी तक देखते हैं मैं उन्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ और आप लोग मेरी दूसरी वीडियो भी देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।